एक्सिस्टेंशियल साइकोथेरेपी पार्ट 1 से आगे चलते हुए इस वीडियो में हम अगले 3 प्रपोजिशंस देखेंगे, प्रपोजिशंस 4, 5 और 6, और जानेंगे कि एक्सिस्टेंशियल साइकोथेरेपी की प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोपोजिशन 4, द सर्च फॉर मीनिंग, यानी अर्थ की खोज करना, जीवन के अर्थ की खोज करना। तो इंसान की एक चारित्रिक विशेषता ये है कि वो हमेशा संघर्ष करता रहता है ये समझने के लिए कि उसके जीवन का क्या अर्थ है, उसके जीवन का क्या महत्व है, उसके जीवन में उद्देश्य क्या है। और इन सब प्रश्नों से कभी कभी इंसान जूझते हुए थेरेपी या काउंसलिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में इस तरह के प्रश्न आते रहे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, मेरी जिंदगी को अर्थ कहाँ से मिलता है। इस तरह की चीजें उसके दिमाग में कौतूहल पैदा करती हैं। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपकी जीवन की जो अभी दिशा है, वर्तमान में आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है, क्या आपको वो पसंद है, क्या आप संतुष्ट हैं जो आप अभी हैं उससे और आप जो बनते जा रहे हैं उससे। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन है और आप क्या चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ताकि आपको जीवन में ज्यादा स्पष्ट नजरिया मिले। इस तरह के प्रश्न थेरेपिस्ट पूछ सकते हैं। अब थेरेपी में समस्या आती है कि एक समय ऐसा आता है जब क्लाइंट्स को समझ में आ जाता है कि वो अभी तक जो जीवन जी रहे थे, दूसरों की अपेक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरों के हिसाब से खुद को पहचानते थे, उनके नजरिए से खुद को देखते थे, ये गलत तरीके थे, ये गलत मापदंड थे। इस तरह के मूल्यों को लेकर उन्हें नहीं जीना चाहिए और वो इन सारे मूल्यों को, इन सारे पुराने सिस्टम को त्याग देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कुछ नया नहीं सोचा है अपने लिए कि उनको अपने जीवन को क्या दिशा देनी है या उन्हें कौन से नए मूल्यों को फॉलो करना है। तो उन्होंने कुछ नया अभी तय नहीं किया और पुराना भी छोड़ दिया। तो एक समय के लिए उन्हें बहुत ही वैक्यूम या खालीपन सा महसूस होता है। कभी कभी क्लाइंट्स ऐसा भी कहते पाए जाते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई नाव हूं जिसमें पतवार ही नहीं है। यानी उन्हें कुछ जीवन की दिशा नहीं समझ में आती, उन्हें समझ में नहीं आता कि अगला करना क्या है, वो बस बहाव के साथ बहते जा रहे हैं। इस तरह का उन्हें महसूस होता है, खालीपन सा लगता है, जो एंजाइटी भी पैदा करता है। तो यहां पर जरूरी है कि थेरेपी की प्रक्रिया में क्लाइंट्स को मदद की जाए कि वो एक नया वैल्यू सिस्टम डेवलप करें, कुछ नए मूल्यों को अपनाएं जो कि उनके अपने हिसाब से हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से। यहाँ पे मनोचिकित्सक का काम हो जाता है कि क्लाइंट की क्षमता में भरोसा करे कि उसमें खुद ये क्षमता है कि वो अपने से अपने लिए नए मूल्य बना पाएगा। क्योंकि अगर थेरेपिस्ट उन्हें सिखाएंगे कि क्या नए मूल्य आपको अपनाने चाहिए, तो ये फिर वही बात हो गई कि आप दूसरों की अपेक्षाओं, दूसरों की इच्छाओं के साथ जी रहे हैं। पहले किसी और की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर रहे थे, अब थेरेपिस्ट की बात मान रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए थेरेपिस्ट कभी खुद से नहीं बताते, लेकिन वो पूरा भरोसा रखते हैं क्लाइंट की क्षमता में कि समय के साथ वो समझ जाएंगे, वो खुद अपने लिए नए मूल्यों को सोचेंगे, विचारेंगे और अपनाएंगे अपने जीवन में, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी ज्यादा अर्थपूर्ण बन पाएगी। इस प्रक्रिया में कुछ समय तक क्लाइंट परेशान होगा, निराश होगा, घबराएगा भी, एंजाइटी महसूस करेगा, क्योंकि उसे कुछ क्लियर कट वैल्यूज नहीं समझ में आ रही कि मुझे अब क्या करना है, किन मूल्यों को अपनाना है। फिर भी थेरेपिस्ट का काम है कि क्लाइंट की मदद करे, और किस प्रकार मदद करे कि उसमें भरोसा रखे कि उसमें वो क्षमता है और समय के साथ वो अपने लिए नए मूल्यों को अपना सकेंगे। इससे संबंधित अगला विषय आता है मीनिंगलेसनेस, यानी निरर्थकता या अर्थहीनता। फ्रैंकल के अनुसार इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न, उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो अपने जीवन में अर्थ ढूंढ सके, जिससे उसके जीवन को एक दिशा मिले।
फ्रैंकल ने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए और अपने नैदानिक कार्यों से जो भी अनुभव किए, उससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर जीवन में अर्थ नहीं होगा, मतलब लैक ऑफ मीनिंग होगा, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है इंसान में एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस और एंजाइटी होने के लिए, खासकर आधुनिक जीवन में। एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस और एंजाइटी यानी अपने अस्तित्व को लेकर तनाव या दुश्चिंता, इस तरह की जो अर्थहीनता इंसान अनुभव करता है, उसी को फ्रैंकल ने नाम दिया एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस। जब इंसान जिस दुनिया में रह रहा है वो अर्थहीन लगने लगे, बेमतलब की लगने लगे, तो इंसान सोचने लग जाता है कि क्या जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए इतना संघर्ष करना जरूरी है। और क्योंकि इंसान जानता है कि उसे एक दिन मरना ही है, उसके पास असीमित समय नहीं है इस धरती पर, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि अगर जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्या करना जरूरी है, क्या उसका कोई फायदा है, जबकि एक दिन मुझे मरना ही है। या कुछ ऐसा सोच सकता है कि जब हम मर जाएंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हमने जो भी कुछ किया है क्या वो सब भुला दिया जाएगा। क्योंकि इंसान को पता होता है कि उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो उसे ये भी लग सकता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं कोई भी काम क्यों करूं, किसी भी काम में खुद को व्यस्त क्यों रखूं। कभी कभी क्लाइंट कुछ इस तरह का भी कहते पाए जाते हैं, जैसे मुझे महसूस होता है कि मैं किसी किताब का एक पन्ना हूं जिसे बहुत जल्दी पलट दिया गया और किसी ने उसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। फ्रैंकल का मानना था कि इस तरह का अनुभव, इस अर्थहीनता का अनुभव ही इंसान के आधुनिक जीवन में उसकी एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस का कारण है। जो उसे ये अर्थहीनता का अनुभव होता है, इसी को उन्होंने एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस का नाम दिया। ये एंजाइटी जो व्यक्ति को महसूस होती है अपने अस्तित्व को लेकर, उसी को एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस कहा। ये अर्थहीनता या बेमतलब का महसूस करना अपने जीवन को या दुनिया को, इसकी वजह से एक अकेलापन या सूनापन का भाव भी आता है, और इसे फ्रैंकल ने नाम दिया एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। एक खालीपन या सूनापन महसूस होता है। ये खासकर वैसे लोगों को महसूस होता है जो लोग खुद को व्यस्त नहीं रखते हैं किसी काम में, यानी उन्होंने कुछ तय नहीं किया हुआ है कि उन्हें क्या चीजें करनी है, क्या काम करना है, क्या उद्देश्य है उनके। उन्हें इस तरह का खालीपन और सूनापन और निरर्थकता महसूस होती है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए पहले से कोई तय नियम नहीं बने हुए हैं कि उन्हें किस नियम के अनुसार अपनी जिंदगी जीनी है। इसलिए हर इंसान का खुद का दायित्व है कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहता है, उसका खाका वो खुद तैयार करे, अपने मूल्यों को खुद तय करे, अपने उद्देश्यों को खुद तय करे, उसके जीवन में अर्थ कहाँ से आएगा, उसका जीवन किस लिए है, वो किस लिए जिया जा रहा है, किस उद्देश्य को पाने के लिए, किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ये इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है। कभी कभी इंसान इस खालीपन में उलझ के रह जाता है और अपने जीवन के लिए कोई अर्थ या उद्देश्य ढूंढने की बजाय इससे कतराता है, इससे मुंह मोड़ लेता है। और थेरेपी में यही किया जाता है, थेरेपी में यही काम होता है कि क्लाइंट को हम महसूस कराएं कि जिंदगी या जीवन कितना खाली है अगर वो जिंदगी में खुद कोई अर्थ नहीं भरते हैं, खुद कोई उद्देश्य नहीं बनाते हैं अपनी जिंदगी के लिए। अब बात आती है कि थेरेपी की प्रक्रिया में नई मीनिंग कैसे क्रिएट की जाती है, यानी क्लाइंट के जीवन में फिर से अर्थ कैसे वापस आएगा, उसका जीवन अर्थपूर्ण कैसे बनेगा। इसके लिए फ्रैंकल ने जो लोगोथेरेपी दी हुई है उसका प्रयोग होता है। लोगोथेरेपी क्लाइंट्स की मदद करता है कि वो अपने जीवन में अर्थ फिर से ढूंढ पाए। इसमें थेरेपिस्ट का काम ये नहीं है कि वो क्लाइंट को बताएं कि उनके जीवन का क्या अर्थ होना चाहिए, पर इस बात पर जोर देना कि जीवन में जो संघर्ष भी वो देख रहे हैं उससे भी कुछ अर्थपूर्ण निकल सकता है, वो भी उनके जीवन को एक उद्देश्य, एक अर्थ दे सकता है। और शायद इस तरह की सोच जो फ्रैंकल ने बताई है, उन्होंने अपने अनुभव से बताई है
क्योंकि जब वो नाजी कैंप में थे तो उन्होंने खुद भी बहुत खराब दिन देखे, अपने पूरे परिवार को खो दिया, अपनी बीवी बच्चों को खो दिया, भाई को खोया, पिता को खोया, और उसके बाद भी जीवन के लिए उनका उत्साह कम नहीं पड़ा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि सफरिंग में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम जो संघर्ष करते हैं जीवन में, जो दुख भरे दिन देखते हैं, वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट का काम करता है, वो भी एक उपलब्धि बन सकता है हमारे लिए। फ्रैंकल कहते हैं कि जो व्यक्ति पीड़ा झेलते हैं, ग्लानि का उन्हें एहसास है, उन्होंने दुख और तकलीफ देखी है, मृत्यु देखी है, उनके लिए दुख को झेलना और उसको जीतना और आसान हो जाता है। लेकिन फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि जीवन का अर्थ ढूंढना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन के अर्थ की खोज में निकले और फिर वो हमें मिल गया, बल्कि जितना ही हम दिमाग लगाकर जीवन का अर्थ ढूंढने में लगते हैं, उतना ही हम उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का अर्थ कोई एक वस्तु नहीं है जिसकी खोज में हम निकले। हमें खुद जीवन को अर्थ देना पड़ता है। और वो हम कैसे देते हैं? जीवन के लिए अर्थ का निर्माण हम कैसे करते हैं कि हम कुछ ऐसे कामों में लगते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिससे हमें आगे अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता मिलेगी। ऐसे काम के प्रति अगर हम समर्पित होंगे तो हमारे जीवन में अर्थ अपने आप आ जाएगा। हमारा जीवन हमें बेमतलब का नहीं लगेगा, अर्थहीन नहीं लगेगा। वॉन्ट्रेस कहते हैं कि जीवन में अर्थ की जो बात है वो एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जीवन में एक बार अर्थ मिल गया और अब हम संतुष्ट हो गए कि हाँ, हमें अपने जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य मिल गया। जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य या जीवन को जो अर्थ दे रही है जो चीजें, वो समझना, उसे ढूंढना एक सतत प्रक्रिया है और उसको पाने के लिए हम जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। वॉन्ट्रेस कहते हैं कि जो चीज आज हमारे जीवन को अर्थ दे रही है, जरूरी नहीं है कि कल भी दे। जैसा आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आज आपके जीवन का उद्देश्य हो कोई एग्जाम क्वालिफाई करना और आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज से 5 साल बाद वही नहीं रह जाएगा। आपके जीवन को उस समय भी वही उद्देश्य लेकर आप चल रहे हो, इसकी संभावना कम है। या तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और आपको जो चाहिए था आपने हासिल कर लिया और कुछ अगला लक्ष्य बनेगा, या अगर नहीं क्वालिफाई किया तो उससे हटकर आगे किसी और पड़ाव पर बढ़ेंगे। तो किसी भी तरह से एक ही चीज जिंदगी भर नहीं रह जाती जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। ये चीजें बदलती रहती हैं। और वॉन्ट्रेस कहते हैं कि हम इसीलिए जिंदगी भर उस चीज की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि हर समय हमारे जीवन को कोई अलग चीज अर्थ दे रही होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम मृत्यु शैया पे पहुंचेंगे, यानी डेथ बेड पे पहुंचेंगे, तो हमें ये भी एहसास हो सकता है कि वो चीजें जो जिंदगी भर हमारे जीवन को अर्थ दे रही थी, जैसे हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी या कोई और लक्ष्य, जब मृत्यु शैया पे पहुंचे तो ये महसूस हो सकता है कि ये सब निरर्थक था, ये सब कुछ नहीं था, सब बेकार था। तो ऐसा भी हो सकता है। प्रोपोजिशन 5, एंजाइटी एज अ कंडीशन ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की एक शर्त है एंजाइटी या दुश्चिंता। एंजाइटी हमें तब होती है जब हम जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, और ये एंजाइटी हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा करती है उससे बच पाना असंभव है। वो सभी को महसूस होगा क्योंकि वो जीवन जीने की शर्त है। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी कैसे आती है? जब हमें मृत्यु, आजादी, चुनाव करने की अपनी आजादी, खालीपन, अर्थहीनता, इन चीजों का एहसास होता है, जिसे गिवेंस ऑफ एग्जिस्टेंस कहा गया है। जब इन चीजों से हमारा सामना होता है तो हमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी महसूस होती है, और ये एंजाइटी अनअवॉइडेबल है, यानी इससे कोई बच नहीं सकता, ये महसूस होनी ही है। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी तब शुरू होती है जब हम एहसास करते हैं कि हम मॉर्टल हैं, यानी हमारा एक सीमित समय है धरती पर, हमें एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। जब हमारा सामना दुख और तकलीफ से होता है, पीड़ा से होता है, संघर्ष से होता है, जब हमें जीवित रहने के लिए, अपना सर्वाइवल बनाए रखने के लिए
स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब हमें एहसास होता है कि हम कई बार इन सब प्रयासों में गिरेंगे, हारेंगे, और हार भी हमें देखनी पड़ेगी। हर बार हम सफल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होगा। इन चीजों की वजह से एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी महसूस होती है। जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास स्वतंत्रता है, आजादी है चीजों को करने की, अपने जीवन का लक्ष्य तय करने की, और जब हम ये भी जानते हैं कि अपनी आजादी को अपनाने या अपनी आजादी का प्रयोग न करने का क्या परिणाम होगा, तो इसकी वजह से भी एंजाइटी महसूस होती है। जब भी अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए या उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए हम कोई फैसला लेते हैं तो एंजाइटी होती है। पर ये एंजाइटी खराब बात नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। ये एक तरह का इशारा है कि हम जीवन में कुछ सार्थक बदलाव कर रहे हैं और हमारा जीवन विकास की ओर जा रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है। इसीलिए हमें इस एंजाइटी को अपनाना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए और सही कदम उठाने चाहिए जो हमारे जीवन की दिशा तय करें। अस्तित्ववादी मनोचिकित्सक नॉर्मल एंजाइटी और न्यूरोटिक एंजाइटी के बीच में अंतर करते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी वो होती है जब एंजाइटी जो चीज है या जो घटना है जिससे डर लग रहा है उसके अनुपात में कई गुना ज्यादा, और कई बार तो वो चीज न भी हो तो भी डर लगता है। जैसा कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आप देखते हैं, किसी को छिपकली का डर है, किसी को ऊंचाई का डर है, इस तरह की चीजें कि उसकी तस्वीर देख लेने भर से भी घबराहट होने लगती है, या उस चीज से उतना खतरा नहीं है जितना हम डरने लगते हैं। ये सारी चीजें आती हैं न्यूरोटिक एंजाइटी में। पर दूसरी होती है नॉर्मल एंजाइटी, जो कि खराब नहीं है और अच्छी चीज है। नॉर्मल एंजाइटी कोई भी परिवर्तन जब हमारे जीवन में हो रहा है या कोई भी नई चीज हम करने जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। जैसे जब भी हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं या अपनी आजादी को स्वीकार करते हैं कि हमारे हाथ में आजादी है कि हम चुनाव कर सके सही विकल्पों का, और अपने जीवन के साथ क्या करना है ये भी हमें तय करना है। जब इन चीजों को हम स्वीकारते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद लेते हैं तो एंजाइटी होना स्वाभाविक बात है। जब हम जीवन के अर्थ को ढूंढते हैं या जब एहसास होता है कि हाँ एक दिन हमें भी मर जाना है, तो ये डरावना हो सकता है, जिससे एंजाइटी होती ही है। लेकिन इस तरह की एंजाइटी को दबाने की या इसका इलाज करने की जरूरत नहीं है। ये एंजाइटी बहुत ही अभिप्रेरक का काम करती है, मोटिवेशनल फोर्स है ये हमें मोटिवेट करता है कि हम जीवन में सही प्रकार के बदलाव लाएं और विकास करें। एग्जिस्टेंशियल व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो नॉर्मल एंजाइटी को माना जाता है कि ये स्वतंत्रता का आमंत्रण है। एंजाइटी एक शिक्षक है, ये कोई रास्ते का रोड़ा नहीं है जिसको कि हटाया जाना चाहिए या उससे बचकर निकलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जीवन में जो हमें एंजाइटी महसूस होती है उसे अगर हम ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए तो वो न्यूरोटिक एंजाइटी बन सकता है, जिसमें कि हम उन चीजों पर फोकस करते हैं या उन परिस्थितियों से डर लगता है जहां पर उतना डरने की जगह है नहीं, जितना डर होना चाहिए आमतौर पर उस चीज से या उस घटना से, उस परिस्थिति से, उससे कहीं गुना ज्यादा हमें डर लगता है। वो न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाता है। आमतौर पे न्यूरोटिक एंजाइटी इंसान की जागरूकता में नहीं होता, यानी उसके कॉन्शियस दिमाग में नहीं होता, उसके चेतन में नहीं होता, उसके सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में होता है। इससे व्यक्ति को परेशानियां होती हैं, वो रोजमर्रा के काम करने में उसे समस्या आती है। साइकोलॉजिकली हेल्दी होना यानी मनोवैज्ञानिक तौर पे पूरी तरह स्वस्थ होने का अर्थ है कि न्यूरोटिक एंजाइटी जितना संभव हो उतनी कम होनी चाहिए, जबकि एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होनी चाहिए और इसे स्वीकार भी करना चाहिए कि ये तो जीवन जीने का हिस्सा है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। कई व्यक्ति जो काउंसलिंग के लिए या थेरेपी के लिए आते हैं वो चाहते हैं कि एंजाइटी खत्म करने के लिए थेरेपिस्ट कोई एक सीधा सा सॉल्यूशन बता दे, कोई उपाय बता दे जिससे एंजाइटी खत्म हो जाए। तो इस तरह का भ्रम पालना कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है,
जीवन में हमको पूरी तरह से सुरक्षा है, ये हमें मदद कर सकता है उन चीजों से बचने में जो कि जिसे हम अनभिज्ञ है, अनजान है, जिसको हमने नहीं देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में हम जानते रहते हैं कि हम खुद ही को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जीवन में अनिश्चितता तो होती ही है। आगे क्या आएगा हम पहले से नहीं जानते हैं, और वो परेशान करने वाला और एंजाइटी देने वाला हो सकता है। ड्यूरजन का मानना है कि एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जीवन का हिस्सा है। अगर हमें जीवन पूरी जागरूकता के साथ और खुलकर जीना है तो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को स्वीकार करना पड़ेगा। बल्कि अगर हमें पूरी तरह खुलकर जीवन जीना है तो हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए कि हम ये स्वीकार करें कि जीवन में अनिश्चितता आएगी ही, और ये भी माने कि मृत्यु भी हमारी एक वास्तविकता है, वो भी एक न दिन आनी ही है, एक न एक दिन उसका भी सामना हमें करना ही है। जीवन में एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी का सामना करना जरूरी है अगर हमें जीवन खुलकर जीना है। तो अगर हम हमेशा किसी का सहारा लेते रहेंगे, किसी प्रकार की सुरक्षा की परत ओढ़े रहेंगे, तो हम जीवन खुलकर नहीं जी पाएंगे। हमें जीवन को एक एडवेंचर की तरह लेना चाहिए। जीवन में क्या नई घटनाएं आने वाली हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, उसके लिए भयभीत होने से अच्छा है कि अच्छा होने की अपेक्षा करें, और जो भी चीजें आएंगी उसे उसका मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। अगर हम एंजाइटी को खुलकर महसूस नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी हमारी है अपने अस्तित्व को लेकर, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट क्लाइंट्स को ये सिखाने में मदद करते हैं कि उन्हें कैसे जीवन की अनिश्चितताओं को हैंडल करना है, उसे बर्दाश्त करना है, उसे सहना सीखना है, उससे घबराना नहीं है और एंजाइटी नहीं महसूस करनी है। क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे और कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, कभी अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगे। थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलकर इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हैं कि पुराने जो हैबिट्स बने हुए हैं दूसरों पर निर्भरता के, उन चीजों को खत्म करके अगर आगे बढ़े, खुद जिम्मेदारियां लें, तो ये थोड़ा एंजाइटी महसूस कराएगा कुछ समय के लिए। पर ये एंजाइटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी जैसे जैसे क्लाइंट ने अपने जीवन जीने का जो नई दिशा तय की है वो उसको अपनाना शुरू कर देगा और उससे संतुष्ट महसूस करेगा। जब क्लाइंट ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाए, जब उसको काफी कॉन्फिडेंस आ जाए अपने नए तरीके में, तब उसकी एंजाइटी कम होने लगती है और फिर अनिश्चितताओं से वो डरकर भागता नहीं है। प्रोपोजिशन 6, अवेयरनेस ऑफ डेथ एंड नॉन बीइंग, अपना अस्तित्व खत्म होने के और मृत्यु के बारे में जागरूकता। अस्तित्ववादी मनोचिकित्सक या अस्तित्ववाद में मानने वाले लोग मृत्यु को नकारात्मक रूप से नहीं देखते, बल्कि मानते हैं कि मृत्यु के बारे में जागरूकता होना अपने जीवन को महत्व देना होता है। जीवन का क्या महत्व है ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमें मृत्यु के बारे में जागरूकता हो। हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु आनी ही है, उसे टाला नहीं जा सकता, और उसके बारे में हम जितना सही तरह से समझेंगे, इस बात को जितनी जल्दी मान लेंगे, अपना लेंगे, जीवन को सही दिशा देने में और हर समय का, हर पल का अच्छा सदुपयोग करने में हम लग जाते हैं। तो इसलिए मृत्यु की बात हमारे लिए एक डर की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमें और प्रेरित करने की बात होनी चाहिए कि कैसे अपने समय का हम सदुपयोग करें और कैसे जीवन को खुलकर जिए। अगर हमें ये याद रहे हर वक्त कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, असीमित समय नहीं है हमारे पास, और हमें एक निश्चित समय और जीवन काल ही मिला है जिसको हमें इस्तेमाल करना है कोई भी काम पूरा करने के लिए, तो हम हर पल का, हर समय का सदुपयोग करेंगे। और न सिर्फ इसका अवेयरनेस होना या जागरूकता होना कि मृत्यु आनी ही है, बल्कि ये भी जागरूक होना कि कब आएगी ये भी हमें पहले से नहीं पता है।
इसलिए हमें हर पल हर क्षण को खुलकर जीना है और उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। यालम कहते हैं कि मृत्यु और जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। जहां शारीरिक मृत्यु हमें खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, वहीं मृत्यु का विचार हमें बचा लेता है। बचा लेने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर मृत्यु का हम विचार करते हैं, अगर ये चीज समझते और मानते हैं कि मृत्यु आनी ही है और कब आएगी ये भी हम पहले से नहीं समझ सकते, तो हमारे पास जितना सीमित समय है उसका हम सदुपयोग करेंगे। यालम कहते हैं कि थेरेपिस्ट को क्लाइंट से सीधे तौर पे बात करनी चाहिए मृत्यु के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में। उनका मानना है कि मृत्यु का डर हम सबके मन में होता है और जीवन भर हमें डराता रहता है, लेकिन मृत्यु को पहचानना, उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लेना कुछ लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उन्हें इससे भय लगता है। लेकिन इसका और इस डर का अगर हम सामना कर लें तो फिर हम जो जीवन जी रहे हैं वो ज्यादा यथार्थपूर्ण हो जाता है, ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है, मीनिंगफुल लाइफ हो जाती है। अगर हम इस डर को, मृत्यु के भय को अगर पॉजिटिव रूप में लें तो हम ज्यादा कारगर तरीके से काम कर पाएंगे। यालम अपनी किताब स्टेयरिंग एट द सन, ओवरकमिंग द टेरर ऑफ डेथ में इस बात को बहुत विस्तार से बताते हैं कि अगर मृत्यु का हम सामना करें तो हमें ज्यादा अच्छी तरह से जीने में, ज्यादा दया भावना के साथ जीने में सहायता मिलती है। इसीलिए एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में एक मुख्य फोकस ये होता है कि क्लाइंट्स जिन चीजों को जीवन में महत्व देते हैं उन पर कितना समय दे रहे हैं, यानी जो चीजें उन्हें महत्वपूर्ण लगती हैं क्या उसके लिए वो पर्याप्त समय दे रहे हैं अपने जीवन में या नहीं। हर वक्त इस डर से ग्रस्त रहना कि मृत्यु आनी ही है, एक दिन मर जाना है, एक दिन अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इस डर से ग्रस्त रहने और भयाक्रांत रहने के बजाय अच्छा होगा कि इसके बारे में एक स्वस्थ जागरूकता अपनाई जाए और अपने जीवन में झांक कर देखा जाए कि अपने समय का हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं, समय कहाँ नष्ट कर रहे हैं, कहाँ अच्छे काम में लगा रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए या समाज के लिए कितना उपयोगी है। जिन लोगों को मृत्यु का भय होता है उन्हें जीवन का भी भय होता है। जब हम भावनात्मक तौर पे इस बात को अपना लेते हैं कि मृत्यु आनी ही है, तब हम अपने कर्मों को ज्यादा सही तरह से देख पाते हैं। हमारे पास जो विकल्प मौजूद हैं उनमें से सही चुनाव ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं और जो भी चुनाव हमने किए उसके जो परिणाम होंगे उसका उत्तरदायित्व भी हम ठीक प्रकार से अपना लेते हैं। इन 6 प्रपोजिशंस के बाद अब बात करते हैं कि थेरेपी की प्रक्रिया क्या होती है। थेरेपी की गोल्स की बात करें या उनके उद्देश्य की बात करें तो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक क्लाइंट को निमंत्रित करते हैं, उन्हें आग्रह करते हैं कि वो अपने उन तरीकों को पहचाने जिसकी वजह से वो खुलकर और सही जीवन नहीं जी पा रहे हैं और वैसे चुनाव करें, वैसे विकल्प चुने जिससे कि वो जीवन में वो चीजें हासिल कर सकें और वो बन सकें जो बनने की उनके अंदर क्षमता है। तो थेरेपी का एक उद्देश्य ये होता है कि क्लाइंट्स ऑथेंटिसिटी की ओर बढ़ें, इनऑथेंटिसिटी से ऑथेंटिसिटी की ओर बढ़ सकें और वो पहचानना सीखें कि कब वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं, कब खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में मानने वाले या मनोचिकित्सक ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता से बचकर भागना या जिम्मेदारी न उठाना ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें जिम्मेदारी उठाने का भाव रखना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में क्लाइंट्स को अपने एंजाइटी को झेलने में, उसका सामना करने में मदद की जाती है जिससे कि उन्हें समझ में आए कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है और उन्हें क्या चीजें करनी है। जहां पर क्लाइंट्स अपनी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं वहां पर उन्हें समझाया जाता है कि किस प्रकार वो खुद को कैद करके रखे हुए हैं। में जैसा बताते हैं रोलो में
कि जो व्यक्ति थेरेपी के लिए आते हैं उनके दिमाग में एक ये भ्रम होता है कि वो अंदरूनी तौर पे जकड़े हुए हैं या गुलाम हैं और कोई बाहरी इंसान यानी कि थेरेपिस्ट उन्हें मुक्त कर सकता है। पर एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट यकीन दिलाते हैं क्लाइंट्स को कि ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, क्लाइंट को अपने लिए ही करना है और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट का काम होता है क्लाइंट्स को सिखाना कि वो खुद के बारे में सोचना सीखें, खुद के अंतर्मन की बात को सुनना सीखें। स्नाइडर और क्रग 4 मुख्य उद्देश्य बताते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के। पहला, क्लाइंट्स की मदद करना कि वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ज्यादा ठीक ढंग से ध्यान दे पाए। दूसरा, कि क्लाइंट्स वैसे तरीकों को पहचाने जिनकी वजह से वो जीवन खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, जो उनके खुलकर जीवन जीने में बाधा पहुंचा रहे हैं या रुकावट है, उन तरीकों को पहचाने। तीसरा, क्लाइंट्स को ये चुनौती देना कि वो अपने वर्तमान जीवन के लिए, चाहे वो जिस भी स्थिति में हो, अपने वर्तमान जीवन के लिए जिम्मेदारी उठाएं। ये माने कि जो उनका अभी जैसा भी जीवन चल रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। और चौथा, क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना कि वो जीवन जीने के और बेहतर तरीकों को ढूंढें और बेहतर तरीकों का चुनाव करें ताकि और खुलकर व्यापक रूप से जीवन को जी सके। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में एक बहुत मुख्य या केंद्रित उद्देश्य जो होता है वो ये है कि क्लाइंट्स की जागरूकता को बढ़ावा देना, जागरूकता को बढ़ाना, ताकि क्लाइंट्स को समझ में आए कि उनके पास एक नहीं कई विकल्प मौजूद हैं जो आज तक वो नहीं समझ पाए थे और उनमें से सही चुनाव किए जाने की जरूरत है। तभी क्लाइंट्स अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट का क्या काम होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट चाहता है कि वो क्लाइंट के व्यक्तिगत नजरिए को समझ सके ताकि उसे दिक्कत कहां पर आ रही है ये चीज समझना आसान हो जाए। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट इस बात से ज्यादा कंसर्न होते हैं कि क्लाइंट्स जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे। जब भी क्लाइंट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते हैं किसी चीज के लिए और दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं या परिस्थिति पर इल्जाम लगाते हैं, तब थेरेपिस्ट उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपने इस परिस्थिति में कैसे योगदान दिया है। तो थेरेपिस्ट बार बार प्रयास करते हैं कि क्लाइंट का नजरिया ये हो कि उनका क्या योगदान है, उनका कहाँ उत्तरदायित्व है अभी वर्तमान स्थिति में, ये चीज वो पहचाने। थेरेपिस्ट ऐसे लोगों को, जिनको कहा जाता है कि उनका रेस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस है, यानी प्रतिबंधित अस्तित्व है, एक सीमा में उनका अस्तित्व है, ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने बारे में एक सीमित जागरूकता रखते हैं और उनकी परेशानियां जो है उसके बारे में भी बहुत सही से स्पष्ट तौर पे नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है जीवन में उनके पास कई अवसर ही नहीं है, कई विकल्प ही नहीं मौजूद है और खुद को फंसा हुआ और असहाय महसूस करते हैं। थेरेपिस्ट का काम होता है उन्हें ये समझाना और ये दिखाना कि कैसे वो अपनी जागरूकता को सीमित रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये परिणाम आ रहे हैं। वो खुद के बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में ही ठीक तरह से जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से उनका अभी वर्तमान में जीवन जिस तरह का है उसके लिए वो उत्तरदायी हैं और फ्यूचर में, भविष्य में जीवन उनका कैसा होगा, इससे बेहतर होगा या खराब होगा, इसकी जिम्मेदारी भी उनकी अपनी ही है, न कि किसी और परिस्थिति की, न कि किसी और व्यक्ति की। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में कोई एक नियत टेक्निक या तकनीक नहीं है जो इस्तेमाल होती है। अलग अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से जुड़ी हुई तकनीक इसमें इस्तेमाल की जाती है। जो चिकित्सा की प्रक्रिया होती है वो काफी रचनात्मक होती है, अनिश्चित होती है और हर क्लाइंट के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक अलग अलग होती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में
क्लाइंट्स को प्रयोग करने के लिए यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि ऑफिस में थेरेपी में जो वो सीख रहे हैं वो उतना कारगर नहीं है जितना कि बाहर जीवन में जहां उन्हें चीजों को समझना है वहां पर उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखें जो उन्होंने थेरेपी में सीखी हैं। कई बार थेरेपिस्ट क्लाइंट से आग्रह करते हैं कि अपने जीवन में जब उनको समस्याएं सामने आए तो उसके बारे में वो आकलन करें, विचार करें और दैनिक जीवन में उनके सामने जो जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में लिखें। अब देखते हैं कि थेरेपी के दौरान क्लाइंट के क्या अनुभव होते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्लाइंट को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो जिम्मेदारी उठाएं अपने चुनाव के लिए, उसके परिणामों के लिए। उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता है। जो चीजें वो थेरेपी में कर रहे हैं या सीख रहे हैं कि कैसे उन्हें उन गलत आदतों या तरीकों को पहचानना है जो उनके जीवन में विकास को बाधित कर रहे हैं, या किस प्रकार वो दूसरों के द्वारा परिभाषित होते हैं और अपने मन की नहीं सुनते हैं। इन चीजों को थेरेपी के बाहर भी जाके वास्तविक दुनिया में भी प्रयोग करके देखना चाहिए। क्लाइंट्स को इस थेरेपी में बहुत ही सक्रिय रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी थेरेपी के सत्र होंगे तो उन्हें अपने मन की ग्लानियां, भय, तकलीफ, दुश्चिंता, इन सब के बारे में गहन बातचीत करनी होगी और इस पे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सिर्फ थेरेपी शुरू करना ही कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना हो सकता है, क्योंकि उन्हें भय लगता है कि मेरे अंदर जो भी दुश्चिंता थी, जो भी नकारात्मक पक्ष है मेरे, जो भी मेरी गलतियां रही हैं, जो शर्मिंदगी भरी चीजें हुई हैं, वो सारी मुझे सब खुलकर सामने लानी पड़ेंगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये अपने मन के बंद दरवाजों को नहीं खोलेंगे तब तक क्लाइंट्स आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पाएंगे और वैसा भविष्य नहीं पा सकेंगे जैसा वो चाहते हैं। कई बार क्लाइंट्स असहाय महसूस करते हैं, खुद को थेरेपिस्ट के सामने असहाय दिखाते हैं और मन में भी मान लेते हैं कि वो अशक्त हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है और वो असहाय हैं। ऐसे में रोलो में उन्हें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्र होने के रास्ते पर आपने पहला कदम तभी बढ़ा दिया था जब आप इस ऑफिस में आने के लिए, थेरेपी में आने के लिए आपने एक पैर के आगे दूसरा पैर रखा, और इसी जर्नी को हमें आगे लेके जाना है और कदम बढ़ाने हैं जिससे आपको खुद समझ में आ पाए कि आपके पास स्वतंत्रता है चुनाव करने की, आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है। थेरेपी में एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि क्लाइंट जो परेशानी लेकर आया है, जो तुरंत की परेशानी है, जिस समस्या के चलते वो आया है, उसका सलूशन ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो भय है, जो दुश्चिंता है, जो दूसरों द्वारा व्यक्ति नियंत्रित हो रहा है और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखा है, ऐसे मुद्दों को ज्यादा डील किया जाता है। सॉल्यूशन देने के बजाय किसी प्रॉब्लम का इंसान को प्रेरित किया जाता है कि कैसे वो ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन जी सके और अपने कर्मों का, अपने कार्यों का उत्तरदायित्व खुद पर ले सके। ऐसे में एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट क्लाइंट्स को मदद करते हैं, उन्हें उम्मीद जगाते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं ताकि वो जीवन में सही अर्थ ढूंढ पाए, और थेरेपी के दौरान भी पूरी तरह से क्लाइंट के साथ लगे रहते हैं ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से, सही मायने में आकलन कर सके। जहां तक मनोचिकित्सक और क्लाइंट के संबंध की बात है, तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्लाइंट के साथ चिकित्सक के संबंध को बहुत महत्व दिया जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि क्लाइंट में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। क्लाइंट एक समय में क्या महसूस कर रहा है, उसके क्या अनुभव है, वो अपने जीवन के बारे में क्या चीजें सोच रहा है और थेरेपिस्ट के साथ क्या वार्तालाप कर रहा है, क्या चीजें बांट रहा है, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। साथ ही थेरेपिस्ट अपने व्यक्तिगत चरित्र की कुछ अच्छी पहलू जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई,
कर्तव्यनिष्ठा और हिम्मत दर्शाते हैं, जिससे कि क्लाइंट को भी उससे प्रेरणा मिल सके। थेरेपी में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में आदर भाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि थेरेपिस्ट को क्लाइंट की क्षमता में भरोसा है कि वो अपने लिए सही मार्ग ढूंढ लेगा। थेरेपी को सही तरह से चलाने के लिए और क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि थेरेपिस्ट समानुभूति दर्शाएं, वास्तविक कंसर्न दिखाएं क्लाइंट के लिए, यानी बनावटीपन नहीं दिखाएं। ऐसा ना करें कि वो थेरेपिस्ट हैं और उन्हें क्लाइंट के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बस इसलिए वो कर रहे हैं। वो सच में वो चीज महसूस कर रहे हो जो वो दर्शा रहे हैं, ऐसा जरूरी है। इससे क्लाइंट को हिम्मत मिलती है, और अगर थेरेपिस्ट खुलकर अपने मन की बातें नहीं व्यक्त करेगा तो क्लाइंट भी बहुत रिजर्व रहता है और वो खुलकर अपनी बातें भी नहीं रखेगा, जिससे थेरेपी बाधित होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वास्तविकता है, जैसा थेरेपिस्ट वास्तविकता में अंदर महसूस कर रहे हैं, वही बात आगे दर्शाएं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के फेजेस की बात करते हैं, या कितने चरण इसमें होते हैं। आमतौर पे 3 चरणों में इसको बांटा जा सकता है। इनिशियल फेज यानी शुरुआती चरण में थेरेपिस्ट क्लाइंट को मदद करते हैं कि वो पहचान सकें कि दुनिया के बारे में उन्होंने अपने मन में क्या क्या बातें बैठाकर रखी हुई हैं, क्या भ्रांतियां हैं या क्या अनुमान लगाकर रखा हुआ है। उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जिसको कि पहचानने में थेरेपिस्ट मदद करते हैं। ज्यादातर लोग जो थेरेपी के लिए आते हैं वो शुरुआत में अपनी परेशानियों के लिए बाहरी कारकों को ही उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन फिर थेरेपिस्ट उन्हें पहचानने में मदद करते हैं कि अपनी परेशानी को मेंटेन करने में उनका क्या योगदान है, और उन्हें इस चीज की जिम्मेदारी लेने का भाव महसूस करवाते हैं। मध्य के चरण में, मिडिल फेज में, क्लाइंट्स को मदद की जाती है कि उनके अभी जो मूल्य हैं, जिन मूल्यों को वो जीवन मूल्यों को पालन करते हैं, उसका स्रोत क्या है, ये पहचानने में मदद की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो जीवन मूल्य पालन कर रहे हैं वो दूसरों द्वारा थोपा हुआ है, उनके अपने विचार से वो सही नहीं है, फिर भी वो पालन करते जा रहे हैं उन चीजों का। तो ये पहचानने में मदद की जाती है। और इस प्रक्रिया में फिर जब क्लाइंट को लगता है कि हाँ, कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनमें वो नहीं यकीन करते, नहीं विश्वास रखते, या उनके हिसाब से वो सही नहीं है, पर क्योंकि दूसरे उनके जीवन में जो है वो ऐसा चाहते हैं, इसलिए वो पालन कर रहे थे, तो ऐसे मूल्यों को फिर क्लाइंट्स छोड़ देते हैं और नए मूल्य अपनाते हैं। और फाइनल फेज जो होता है थेरेपी का, आखिरी चरण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ये जागरूकता अपने बारे में जो आई है क्लाइंट में, उसको कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तित करें, खासकर थेरेपी के बाहर, क्योंकि वही मुख्य जीवन है, वही वास्तविक जीवन है जहां उन्हें अपना व्यवहार सुधारने की जरूरत है, न कि केवल थेरेपी के दौरान। और थेरेपी खत्म हो जाने के बाद भी उन्हें किस प्रकार से जीवन को अर्थपूर्ण रखना है और जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखनी है, अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी लेनी है। तो थेरेपी के दौरान क्लाइंट्स पहचानते हैं कि उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं, और किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करके वो ज्यादा खुलकर और महत्वपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आखिर में आइए जानते हैं कि कैसे क्लाइंट्स के लिए एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कारगर हो सकती है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के लिए पाया गया है कि कई प्रकार के क्लाइंट्स के लिए कारगर है, जैसे जिन्हें किसी नशे की लत है, जो गे हैं, लेस्बियन है, कई और तरह की मानसिक परेशानियों से ग्रस्त है, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के हैं, इन सब के लिए एग्जिस्टेंशियल थेरेपी काफी कारगर मानी गई है। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में फोकस इस पर होता है कि खुद का विकास कैसे किया जाए, क्या रास्ते चुने जाए जिससे जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण हो पाए, ज्यादा कारगर हो पाए। इसके लिए वैसे लोग जो जीवन में अलग अलग पड़ाव पर कोई परेशानियां झेल रहे हैं, जिनका जीवन में
किसी के साथ अलगाव हो गया हो, किसी से बिछड़ गए हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, या जीवन में कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हो, ऐसी परिस्थितियों में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कारगर हो सकती है। जैसे कुछ किशोर वय के लोग जिनको कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी पहचान को लेकर दुविधा हो जाती है, या अधेड़ उम्र के लोग जो कि बच्चे घर छोड़कर चले गए, अपने अपने परिवार में बस गए जाकर, तो उसकी वजह से उन्हें जो महसूस हो रहा है अकेलापन या परेशानियां समझ में आ रही हैं। शादी में कुछ परेशानियां हो रही हैं, मैरिड रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो रही हैं, उम्र बढ़ने के साथ में शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, उसकी वजह से कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, और जीवन में कई तरह की और चुनौतियां, घटनाएं, समस्याएं या परेशानियां या कुछ अच्छे मौके भी मिलते हैं। इन सब चीजों को लेकर अगर कहीं पर अनिश्चितता की स्थिति है, एंजाइटी हो रही है, दुश्चिंता हो रही है, या फैसले लेने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ऐसे सब लोगों को एग्जिस्टेंशियल थेरेपी से फायदा हो सकता है। इसी तरह जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोग खुद को अपर्याप्त समझते हैं, जो लोग किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिनमें सोशल एंजाइटी है, इस तरह के लोगों के लिए भी ये थेरेपी काफी कारगर पाई गई है। धन्यवाद।